इनकी हत्या हो जाने के बाद इनको महान दुख होता है। और परमानंद जी जो हमारे हरदयाल जी थे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, जो वहाँ पे आंदोलन के लिए गदर पार्टी का गठन करके भारत के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद कर रहे थे, लोगों को आंदोलन के लिए। उनकी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े लेखक थे। और उनके सामने 15 वर्ष की अवस्था में एक कविता सुनाते हैं राष्ट्रपति। तो उनके दिमाग में आया कि बड़ा क्रांतिकारी है, बड़ा इसके अंदर विद्वता है, बड़ा लेखक है, बड़ा वो है। उसके बाद फिर अवसर, उसके बाद वो गेंदालाल दीक्षित से फिर, क्योंकि वो अभी बच्चा था, अभी 15-16 साल का बच्चा था, ये कैसे क्रांति करेगा, इसको मार्गदर्शन कैसे मिले, तो उनको भेंट कराते हैं गेंदालाल दीक्षित से। गेंदालाल दीक्षित और अय्या इटावा में टीचर, और वो बड़े टीचर तो थे, बड़े क्रांतिकारी मतलब वो शिक्षा पढ़ाते थे और वहाँ बच्चों को तैयार करते थे कि कैसे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कहाँ कहाँ क्रांति करनी है। बीच में भी ये लोग गेंदालाल दीक्षित वहाँ के लोगों को, डाकुओं को विसर्जित करके उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनको सहभागी बना रहे थे और साथ ही उन्होंने और उनका योगदान दे रहे थे। इसी बीच में हमारे राम प्रसाद बिस्मिल ने मातृ देवी संस्था बनाया और गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी समिति बनाया। अब दोनों समितियाँ मिलाकर एक साथ चले गए और इनका कार्यक्षेत्र मैनपुरी में हो गया। मैनपुरी में अब सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने थी कि कैसे आंदोलन चलाया जाए। उसके लिए पैसा की जरूरत थी। अंग्रेजों के पास बम था, अंग्रेजों के पास राइफल थी, मौजर थे, परंतु भारत के जो संग्राम सेनानी थे या जो लोग लड़ाई कर रहे थे क्रांतिकारी, उनके पास तो कुछ नहीं था। वो कैसे करें, कैसे मुकाबला करें, उनको पैसे की जरूरत थी। इसके लिए गेंदालाल दीक्षित और दोनों ने राय बनाया और मैनपुरी में 3 लूटे आए इन लोगों को लूटा। इस बीच में वो अपनी एक किताब लिखा, मैनपुरी के बारे में एक किताब लिखा, मैनपुरी के क्रांतिकारियों, और उसकी किताब को वो रोज कहीं न कहीं कोई लेख लिखते थे, कोई कविता सुनाते थे, कोई लेख करते थे। पूरे गांव में लोगों को अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से उत्तेजित कर रहे थे कि वो सब लोग भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दें। हुआ क्या, फिर उसके बाद 3 लूटे इन्होंने आयोजित किया, लोगों ने मिलकर इनके साथी होते गए और अंग्रेजों को पता लगा और वो जान गए कि अब एक जगह पे पकड़े गए जहाँ पे भग के जमुना में कूद गए। अंग्रेजों को पता लगा कि ये तो मर गए होंगे। उसके बाद गेंदालाल दीक्षित जी आगरा जेल में पकड़ लिए जाते हैं, आगरा रहते हैं। उसके बाद कुछ वो भी भाग जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। और धीरे धीरे ये अवसर ये वहाँ जब भगे हैं यहाँ से मैनपुरी से, तो मैनपुरी को, इसी कांड को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी कांड कहा जाता है। मैनपुरी कांड अंग्रेजों का। उसके बाद फिर ये और तैयारी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और जागरूक करने के बाद फिर देखते हैं भारत के 1920 में देखते हैं गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं 1920 में। अब 1920 में जो आपने बताया 1920 की चौरी चौरा आ जाता है। चौरी चौरा में जो 22 लोग जला दिए गए, फिर उसके बाद गांधी जी आंदोलन बंद कर देते हैं। फिर 1923 आता है। 1923 में इनकी एक कलकत्ता के महान क्रांतिकारी सान्याल से भेंट होती है कि सान्याल और ये सब मिल के बनाते हैं दल यचारे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, यचारे। और एचआरए के माध्यम से पूरे देश में क्रांतिकारियों को जोड़ने का काम करते हैं। और एचआरए के माध्यम से इन्होंने पूरा क्रांति कैसे पैसा इकट्ठा जाए, तो 2024 में, तो 1924 में सभी लोग मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इतने विद्वान आदमी थे, ये बैठे बैठे एक कागज पे, येलो पेपर पे एक संविधान लिख दिया। इसी को कहते हैं इतिहास में येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हों के विद्वता को इनको देखते हैं, इनकी क्षमता, इनके लोगों को देखते हुए लोगों ने कहा कि शस्त्र जुटाने का काम जो है राम प्रसाद बिस्मिल को दिया जाए। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसके लिए सोचते हैं। एक दिन वो जाते हैं, किसी ट्रेन की यात्रा करते हैं, पीछे देखते हैं कि इंजन के बगल की गाड़ी पर
खजाना जाता है और उसमें केवल 1-2 सिपाही रहते हैं और इसको लूटना आसान होगा। ये तो लूटने का धन जो है ये भारतीयों का है, ये अंग्रेजों को तो है नहीं। हम इससे लेकर हम क्रांतिकारी, हम अंग्रेजों को हटाने का काम कर सकते हैं। फिर होता है, आपको मालूम है, फिर 9 अगस्त 1925 का दिन आता है। इसके 10 लोग जो है साथी तैयार होते हैं, इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल के साथ राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब चारों लोग इकट्ठा होते हैं। इनके साथ 10 लोग होते हैं, मनमथ गुप्ता भी होते हैं और सब ये उसी गाड़ी पे सवार होते हैं। और 9 अगस्त को 1925 को काकोरी में गाड़ी खड़ी होती है और ये उतरकर एक फायर करते हैं। फायर में दोनों अंग्रेजों को मारते हैं, उसके बाद उसको लेके चले आते हैं। और फिर आप तो जानते हैं, जब वहाँ से भाग गए तो ये अक्टूबर की, अगस्त की घटना है। सितंबर में ही सब पकड़ लिए जाते हैं, सितंबर में ही पकड़ लिए जाते हैं। कोई उसी में के एक कमज़ोर कड़ी है जो कि बता देता है पूरी घटना के बारे में, और फिर सभी लोग पकड़े जाते हैं। इसमें 40 लोग पकड़े जाते हैं और इन चारों को फांसी की सज़ा दी जाती है। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया, सबको, एक को शाहजहाँपुर में रखा, एक को गोरखपुर रखा गया, एक को गोंडा जेल में रखा गया, एक को इलाहाबाद में जेल में रखा गया, एक को फैजाबाद जेल में रखा गया। सभी को बाहर तन्हाई में रखा गया। 18 महीना में ही इसका ट्रायल पूरा कर दिया और 18 महीना के ट्रायल के बाद ये लोगों को फांसी कर दी। और 1927 में ये फांसी के बाद 30 वर्ष की अवस्था में राम प्रसाद बिस्मिल इस धरती से विदा हो गए। वो विदा तो हो गए, परंतु उनके क्रांतिकारी विचार, उनका काम, उनकी किताबें, उनके व्यक्तित्व, उनके सारी चीज़ें आज दुनिया में लोगों को उद्वेलित करते हैं। फिर क्रांतिकारी उसी के बाद फिर इन्हीं क्रांति से प्रभावित होकर बाद में भगत सिंह ने भी दूसरी SSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया और उसके माध्यम से एक दूसरी क्रांति की चालू हुई इनकी मृत्यु के बाद। फिर वो पूरा उन्होंने अशफाकुल्ला खां ने इनकी सबकी मृत्यु के बाद फिर अब उनका एक प्रसिद्ध गीत भी हम आप लोगों को बताएंगे। वो कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी मतलब सर कटाने की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कह रहे हैं कि सर कटाने की इच्छा अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता दें, वक्त, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता दे तुझे ए आसमान, अब इन्हीं से क्या बताएं हमारे दिल में क्या है। खैज कल्लाई सबको कत्ल करने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछ कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके बाद इसका देहावसान हो जाता है, इसके बाद क्रांति होती है और ये इनके बारे में। अब भारत तो स्वतंत्र हो गया 1945-46 में भारत स्वतंत्र हो गया। अब भारत स्वतंत्र होने के बाद अब उसकी कहानी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि भारत आज स्वतंत्रता के बाद सबसे विकसित राष्ट्र हो रहा है। और भारत में इस समय पावर सरप्लस कंट्री है, हमारे पास पावर सरप्लस है। भारत में जहाँ बिजली नहीं थी, गाँव में बिजली नहीं थी, 6 लाख गाँव थे, बिजली नहीं थी। एक गांव में जो भारत स्वतंत्र हुआ तो बड़ी खराब स्थिति थी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आज भारत सरप्लस कंट्री है, दूसरे देश, बांग्लादेश को भी दे रहे हैं, नेपाल को दे रहे हैं, म्यांमार को दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं। और कभी कभी हमारे पावर स्टेशन बंद करने पड़ते हैं। आज 23-24 घंटा हमारे गाँव में हो रही बिजली, हम पावर में हुए, उसके बाद सड़कों में। अब आप देखिए, जब भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो हेडली उस समय प्रधानमंत्री थे और चर्चिल लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं कर सकते, ये लगा नहीं सकते। और उन्होंने संसद में भाषण दिया था, यू आर कमिटिंग द हिस्टोरिकल ब्लंडर, दीज इंडियन डू नॉट अंडरस्टैंड दी ऑफ डेमोक्रेसी, दे हैव नेवर प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी, you want to give them democracy, there will be a chaos and they will misrule India, there will be a bloodshed. Who will be responsible for that?
बाद भारत स्वतंत्र हुआ। चर्चिल आपने कहा था, आपकी बात सत्य नहीं, और आज भारत स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और भारत एक ऐसा देश है कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी भारत की है कि पावर ऑफ ट्रांसफर। जब कोई प्रधानमंत्री हार जाता है, कोई मुख्यमंत्री हार जाता है, तो सत्ता का हस्तांतरण तुरंत करता है, बड़े सम्मान के साथ गौरवपूर्ण ढंग से दूसरी को सत्ता संभाल दे। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ ब्लडशेड नहीं हुआ, यहाँ मिलिट्री क्रांति नहीं हुई। बगल के राष्ट्रों में आप देखिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तमाम राष्ट्रों में देखिए, वहाँ पे लोग कहीं भी लोकतंत्र आप दिख नहीं रहे हैं। कहीं भारत के 2-4 लोकतंत्रों को छोड़कर कहीं भी आप स्पष्ट लोकतंत्र नहीं देख सकते, इतना विशाल लोकतंत्र नहीं देख सकते अमेरिका का। तो इस प्रकार, और फिर हम ऊर्जा के हमने बताया पावर सरप्लस है, फूड सफिशिएंट है। हम गेहूँ मंगाते थे, 65 तक गेहूँ मंगाते थे, आज हम गेहूँ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मिल्क, शुगर और स्पाइसेस में हम नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं व्हीट है, राइस है, इस समय दूसरे नंबर पे हैं। आज हमारे पास विश्व की सबसे अच्छी सड़कें हैं। आज 68,000 किलोमीटर, 68 लाख किलोमीटर सड़कें अमेरिका में हैं। आज हम 64 लाख किलोमीटर सड़कें हमारे भारत में हैं। और जबकि चाइना पहले हमसे 1 नंबर आगे था, आज चाइना हमसे पीछे चला गया। आज हम दूसरे नंबर की कंट्री हो गए हैं जो कि सड़कों के निर्माण में आगे चल रहे हैं। तो सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहाज़ों का 5 पावर स्टेशन थे, आज 486 एयरपोर्ट है हमारे पास। तो भारत की उपलब्धि हर चीज़, मेट्रो है, बुलेट है। डिफेंस में हम दूसरे से अस्त्र शस्त्र मंगाते थे, आज 21 लाख करोड़ ये हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है। ऐसे यूट्यूब हमारे पास 26 करोड़ लोग उपयोग करते हैं और अमेरिका में 19 करोड़, व्हाट्सएप 39 करोड़, अमेरिका 7 करोड़, फेसबुक 34 करोड़, अमेरिका 10 करोड़, इंस्टाग्राम में 14 करोड़, अमेरिका 13 करोड़, स्मार्टफोन 659 मिलियन, 65 करोड़। इस प्रकार हर डिजिटल 31 करोड़ लोग जो है डिजिटल पेमेंट के यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं। भारत की और ये क्रांति हर क्षेत्र में आई, विज्ञान में, सारी चीज़ में। आज यूनिवर्सिटी जो है, पहले हमारे पास 5 यूनिवर्सिटी थी, आज 1155 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह हमारे विद्यालयों का स्ट्रक्चर, विद्यालय आज हमारे पास 15 लाख विद्यालय हैं, 24 लाख टीचर हैं, 26 करोड़ लड़के हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सारा विज्ञान, सारी चीज़ों में काम हुआ है। अब ये सब सारी चीज़ें हुई। हम 1 ट्रिलियन की हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, हम 6 ट्रिलियन करने जा रहे हैं। ये सब उपलब्धि हमारे पास है, परंतु आज देखना है कि इस उपलब्धियों के बाद क्या कमी है और भारत कैसे गुलाम हो गया। 1192 ईस्वी में पहला तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान गोरी को 17 बार वो आता है, आक्रमण करता है, हरा देते हैं और उसको 17 बार हराने के बाद उसको मारते नहीं और वहाँ उसको क्षमा प्रदान कर देते हैं। हुआ क्या कि भारत जो है 11